25 जुलाई 2001 की वो दोपहर दिल्ली के सबसे सुरक्षित इलाके अशोका रोड के लिए कोई आम दोपहर नहीं थी। संसद भवन से कुछ ही दूरी पर अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठती है। देश की एक सिटिंग सांसद मिर्ज़ापुर की माननीय फूलन देवी अपने ही घर के गेट पर खून से लथपथ पड़ी थीं। पूरे देश का मीडिया, खुफिया एजेंसियां और सरकार हैरान थी कि देश के सबसे हाई सिक्योरिटी जोन में इस खौफनाक वारदात को अंजाम किसने दिया। इस वीआईपी मर्डर के ठीक 2 दिन बाद उत्तराखंड के देहरादून में एक 25 साल का नौजवान पुलिस के सामने आता है। वह ना तो रो रहा था और ना ही उसके चेहरे पर कोई डर था। वह अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कैमरे के सामने सीना ठोक कर कहता है, हाँ, फूलन देवी को मैंने मारा है। इस लड़के का नाम था शेर सिंह राणा। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं है। कहानी इसके बाद शुरू होने वाले उस सिलसिले की है जिसने भारतीय न्याय व्यवस्था, देश की सबसे सुरक्षित त्याड़ जेल और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए। एक ऐसा कैदी जो एशिया की सबसे सुरक्षित जेल को किसी फिल्मी ड्रामे की तरह तोड़कर फरार हो जाता है। एक ऐसा भगौड़ा जो नकली पासपोर्ट पर बंदूकधारियों के गढ़ यानी तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में घुस जाता है। और एक ऐसा शख्स जो दावा करता है कि वह वहाँ से भारत के महान हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां खोदकर वापस हिंदुस्तान लाया है। आज के इस वीडियो में हम किसी भी पक्ष या राजनीति की बात नहीं करेंगे। आज हम अदालती दस्तावेजों, पुलिस की चार्जशीट और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर द शेर सिंह राणा फाइल्स का एक एक पन्ना खोलेंगे और जानेंगे कि आखिर इस पूरी कहानी के पीछे का असली सच क्या है। क्या शेर सिंह राणा वाकई अपनी जाति और देश का कोई मसीहा था, या फिर वह कानून की कमियों और समाज की भावनाओं से खेलने वाला एक बेहद सातिर दिमाग अपराधी। चलिए इस खौफनाक और रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं हमारे पहले चैप्टर से। शेर सिंह राणा का असली नाम पंकज सिंह पुंडीर था, जिसका जन्म 17 मई 1976 को उत्तराखंड के रुड़की में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। शुरुआत में वह एक आम लड़के की तरह ही था, लेकिन जब वह देहरादून के डीएवी कॉलेज में पहुंचा तो उसके सिर पर राजनीति का भूत सवार हो गया। वह कॉलेज की छात्र राजनीति में अपनी धाक जमाना चाहता था, लेकिन उसे समझ आ गया था कि सीधे रास्ते से राजनीति में नाम कमाना बहुत मुश्किल है। साल 1998 में कॉलेज के छात्र संघ चुनाव के दौरान उसने एक ऐसा पैंतरा चला जिसने पहली बार उसके सातिर दिमाग का परिचय दिया। चुनाव जीतने और छात्रों के बीच सहानुभूति बटोरने के लिए उसने अपने ही अपहरण की एक झूठी कहानी रच डाली। उसने खुद को गायब कर लिया और चारों तरफ यह अफवाह फैला दी कि विरोधियों ने उसका किडनैप कर लिया है। हालांकि बाद में पुलिस जांच में यह पूरा मामला फर्जी निकला, लेकिन इस घटना ने साबित कर दिया कि शेर सिंह राणा लाइमलाइट में आने और लोगों की भावनाओं से खेलने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। कॉलेज से निकलने के बाद राणा ने पैसे और रसूख कमाने के लिए शराब के ठेकों के कारोबार में हाथ आजमाया। इसी दौरान वह छोटे मोटे अपराधियों और स्थानीय बाहुबलियों के संपर्क में आया। उसने भांप लिया था कि भारत के समाज और राजनीति में अगर बहुत तेजी से ऊपर उठना है तो जातिगत कार्ड सबसे बड़ा और अचूक हथियार है। इसी मकसद से उसने उत्तरांचल एकलव्य सेना नाम के एक संगठन में बड़ी जिम्मेदारी संभाली। यह संगठन पिछड़े और शोषित समाज की आवाज उठाने का दावा करता था। इसी संगठन के कार्यक्रमों के सिलसिले में राणा का आना जाना दिल्ली में मिर्जापुर की तत्कालीन समाजवादी पार्टी सांसद फूलन देवी के घर पर होने लगा। फूलन देवी, जिन्हें कभी पूरी दुनिया बैंडेड क्वीन के नाम से जानती थी, वे अब संसद पहुंच चुकी थीं और देश की राजनीति का एक बड़ा चेहरा थीं। राणा ने बहुत ही चालाकी से फूलन देवी का विश्वास जीतना शुरू किया। वह उनके सामने बेहद सीधा, संस्कारी और उनके संगठन का सच्चा मददगार बनकर पेश आता था। लेकिन फूलन देवी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि जिस लड़के को वह अपने घर में पनाह दे रही हैं, वह उनके अतीत के पन्नों को खंगाल कर उनकी मौत का पूरा खाका तैयार कर रहा है। राणा एक ऐसे बड़े धमाके की तलाश में था जो रातों रात उसे पूरे देश में कुख्यात और अपनी जाति में पूजनीय बना दे। अब बात करते हैं 25 जुलाई 2001 की उस खूनी दोपहर की। फूलन देवी संसद सत्र से लौटकर अपने सरकारी आवास 44 अशोका रोड पर पहुंची थीं। जैसे ही वह अपनी गाड़ी से उतरकर गेट के अंदर जाने लगीं, वहां पहले से घात लगाए बैठे 3 नकाबपोश हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। फूलन देवी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। उनके सुरक्षाकर्मी ने जवाबी फायरिंग की कोशिश की, लेकिन हमलावर उसे भी घायल कर मौके से फरार हो गए। इस हत्याकांड ने पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। हर तरफ हड़कंप मचा था कि आखिर किसने देश की राजधानी के सबसे सुरक्षित वीआईपी इलाके में घुसकर एक सिटिंग सांसद की हत्या कर दी। हत्या के ठीक 2 दिन बाद जब शेर सिंह राणा ने देहरादून पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया
तो उसने पुलिस और मीडिया के सामने एक बहुत ही भावुक और बड़ा नैरेटिव पेश किया। उसने कहा कि उसने यह हत्या किसी निजी दुश्मनी या पैसे के लिए नहीं की है, बल्कि उसने 1981 के ऐतिहासिक बेमई कांड का बदला लिया है। 1981 में फूलन देवी के डकैत गिरोह ने कानपुर के बेमई गांव में लाइन में खड़ा करके 20 से ज्यादा राजपूत पुरुषों की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी थी। राणा ने दावा किया कि बेमई के उन शहीदों की आत्मा को शांति देने और राजपूत अस्मिता की रक्षा के लिए उसने अपने हाथों में हथियार उठाया। लेकिन जब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों ने इस मामले की तहकीकात शुरू की और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई, तो इस मसीहा वाले दावों के पीछे छिपी क्रूर और साथे सच्चाई सामने आई। अदालत के दस्तावेजों से साफ हुआ कि यह हत्या सिर्फ एक तत्कालिक या भावनात्मक बदला नहीं थी, बल्कि इसके पीछे गहरी राजनीतिक और वित्तीय महत्वाकांक्षाएं थीं। राणा जानता था कि फूलन देवी की हत्या करके वह अपनी जाति के उन लोगों के बीच एक नायक बन जाएगा जो बेमई कांड को कभी नहीं भूले थे। उसने फूलन देवी का भरोसा जीतने के लिए कई महीनों तक उनके घर की रैकी की थी। वह उनके पैरों में झुकता था, उनके घर का खाना खाता था और उनका सबसे वफादार होने का नाटक करता था। कानून के जानकारों का कहना है कि अगर यह सिर्फ एक क्षत्रिय स्वाभिमान का मामला होता तो राणा धोखे से पीठ पर वार नहीं करता। उसने फूलन देवी के इसी भरोसे का फायदा उठाया और जब वे पूरी तरह से अस्वस्थ हो गईं तो उसने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बाद में सभी गवाहों और सबूतों को देखने के बाद शेर सिंह राणा को हत्या धारा 302 और हत्या के प्रयास धारा 307 का मुख्य दोषी माना। इस कत्ल ने राणा को जेल तो पहुंचा दिया, लेकिन उसने जो जातिगत ध्रुवीकरण की बिसात बिछाई थी उसका अगला और सबसे खतरनाक अध्याय अभी शुरू होना बाकी था। फूलन देवी की हत्या के बाद शेर सिंह राणा को दिल्ली की अति सुरक्षित तिहाड़ जेल के कमरा नंबर 1 में बंद कर दिया गया। तिहाड़ जेल को पूरे एशिया में सबसे सुरक्षित माना जाता है, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सरकार और पुलिस को लगा था कि अब शेर सिंह राणा कानून के शिकंजे में है और उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन राणा के इरादे कुछ और ही थे। उसने तिहाड़ जेल के भीतर बैठकर ही एक ऐसी साजिश रची जिसने देश के जेल प्रशासन की रीढ़ हिलाकर रख दी। तारीख थी 17 फरवरी 2004। सुबह के करीब 7 बज रहे थे। तिहाड़ जेल के मुख्य द्वार पर दिल्ली पुलिस की वर्दी पहने एक सिपाही आता है जिसका नाम संदीप बताया जाता है। वह जेलर के कैबिन में जाकर कुछ कानूनी कागजात दिखाता है और कहता है कि कैदी शेर सिंह राणा को हरिद्वार की एक अदालत में पेशी के लिए ले जाना है। जेल के प्रहरियों ने उन कागजातों को देखा। जेलर ने रजिस्टर पर दस्तखत किए और शेर सिंह राणा को उस सिपाही के हवाले कर दिया गया। राणा बहुत आराम से जेल की वैन में बैठा और वहां से गायब हो गया। दोपहर को जब जेल प्रशासन को असली वारंट और कोर्ट की टाइमिंग का पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सिपाही फर्जी था, वह गाड़ी फर्जी थी और शेर सिंह राणा तिहाड़ जेल को ठेंगा दिखाकर फरार हो चुका था। इस घटना के बाद पूरे देश में हाहाकार मच गया। संसद से लेकर सड़क तक जेल प्रशासन पर थू थू होने लगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या कोई अपराधी सिर्फ एक फर्जी वर्दी और नकली कागज के दम पर देश की सबसे सुरक्षित जेल से भाग सकता है? बिल्कुल नहीं। बाद में जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस जेल ब्रेक की जांच की तो जो सच सामने आया उसने पूरे सिस्टम को नंगा कर दिया। जांच में खुलासा हुआ कि जेल के अंदर शेर सिंह राणा को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। उसके पास जेल की कोठरी में नकद पैसे, मोबाइल फोन और बाहर के लोगों से संपर्क करने की पूरी आज़ादी थी। राणा ने जेल के भ्रष्ट प्रहरियों और अधिकारियों को मोटी रकम खिलाकर अपने पक्ष में कर रखा था। उसी पैसे के दम पर यह पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। फर्जी कोर्ट वारंट और नकली सिपाही के पहचान पत्रों की जांच करने में जानबूझकर ढिलाई बरती गई थी। इस जेल ब्रेक ने साबित कर दिया कि भारत का जेल सिस्टम कितना खोखला और बिकाऊ हो चुका था। जहां चंद रुपयों के लिए देश के सबसे खूंखार और हाई प्रोफाइल कैदी को भी चुपचाप बाहर जाने का रास्ता दे दिया जाता है। राणा फरार हो चुका था और पुलिस देश के कोने कोने में खाक छान रही थी। लेकिन राणा भारत की सीमाएं लांघकर एक ऐसे मिशन पर निकल चुका था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जेल से भागने के बाद शेर सिंह राणा सीधे देश से बाहर नहीं गया। वह कई महीनों तक भारत के अलग अलग शहरों जैसे मुरादाबाद, रांची और कोलकाता में भेष बदलकर छिपता रहा। इसी दौरान उसने कोलकाता में संजय गुप्ता के नाम से एक फर्जी पासपोर्ट बनवाया। इस फर्जी पासपोर्ट की मदद से वह पहले बांग्लादेश भागा, फिर वहां से दुबई गया और दुबई से उसने उड़ान भरी सीधे अफगानिस्तान के लिए। साल 2004 से 2005 का वह दौर था जब अफगानिस्तान पूरी तरह से अमेरिकी सेना और तालिबान के बीच चल रहे भयंकर युद्ध का अखाड़ा बना हुआ था। वहां जाना किसी आम इंसान के लिए मौत के कुएं में कूदने जैसा था। लेकिन राणा वहां पहुंचा और उसने गजनी प्रांत का रुख किया। कुछ समय बाद भारत में एक वीडियो क्लिप और तस्वीरें सामने आईं जिसमें शेर सिंह राणा अफगानिस्तान के गजनी में एक कब्र के पास गड्ढा खोदता हुआ नजर आ रहा था।
राणा ने दावा किया कि मोहम्मद गौरी ने भारत के महान हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को धोखे से मारने के बाद उनकी अस्थियों को गजनी में अपनी कब्र के बाहर दफना दिया था, ताकि वहां आने जाने वाले लोग सम्राट की कब्र का अपमान कर सकें। राणा का दावा था कि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उस कब्र से सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां और वहां की पवित्र मिट्टी निकाली और उसे लेकर भारत आ गया। भारत लौटकर उसने गाजियाबाद में एक भव्य कार्यक्रम किया और इस पूरी यात्रा पर एक किताब लिखी जिसका नाम था जेल डायरी, त्याड़ से काबुल कंधार तक। इस कहानी ने रातों रात शेर सिंह राणा को एक साधारण हत्यारे और भगौड़े से बदलकर देश का एक महान राष्ट्रवादी नायक बना दिया। सोशल मीडिया और कई संगठनों में उसकी जय जयकार होने लगी, लेकिन अब समय है इस पूरी कहानी के उस तार्किक और वैज्ञानिक पक्ष को एक्सपोज करने का, जिसे अक्सर देशभक्ति के शोर में दबा दिया जाता है। पहला बड़ा सवाल, जिस दौर में अफगानिस्तान में परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, जहां चप्पे चप्पे पर अमेरिकी सैटेलाइट्स, ड्रोन और तालिबान के लड़ाके तैनात थे, वहां भारत की पुलिस से भागा हुआ एक मामूली अपराधी फर्जी पासपोर्ट पर जाकर सरेआम खुदाई करता है, वीडियो रिकॉर्डिंग करता है और वहां की खुफिया एजेंसियों को भनक तक नहीं लगती। क्या है किसी अंतर्राष्ट्रीय थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसा नहीं लगता? दूसरा और सबसे बड़ा वैज्ञानिक सच, शेर सिंह राणा अफगानिस्तान से जो मिट्टी या तथाकथित अस्थियां लेकर भारत आया, उसका आज तक भारत सरकार, किसी मान्यता प्राप्त ऐतिहासिक संस्था या फॉरेंसिक लैब द्वारा कोई ऑफिशियल डीएनए या कार्बन टेस्टिंग टेस्ट नहीं कराया गया। ऐतिहासिक रूप से भी इस बात के कोई ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं है कि गजनी की उसी वशिष्ठ जगह पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की ही अस्थियां मौजूद थीं। कानूनी और सामाजिक विशेषज्ञों का साफ मानना है कि यह पूरी अफगानिस्तान यात्रा और पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों की कहानी शेर सिंह राणा के सातिर दिमाग की सबसे बड़ी और कामयाब चाल थी। वह जानता था कि फूलन देवी की हत्या और त्याड़ जेल के ब्रेक के बाद कानून की नज़रों में वह एक खूंखार मुजरिम बन चुका है और उसे फांसी या उम्र कैद होना तय है। अदालत और जनता के गुस्से से बचने के लिए उसने देशभक्ति और राष्ट्रवाद का यह ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिससे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग कानून को भूलकर उसके पक्ष में खड़ा हो गया। उसने अपनी आपराधिक छवि को इतिहास और धर्म के चोगे से पूरी तरह ढक दिया। शेर सिंह राणा का यह फिल्मी ड्रामा और देशभक्ति का नैरेटिव उसे ज़्यादा दिनों तक कानून के शिकंजे से दूर नहीं रख सका। 25 अप्रैल 2006 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक गुप्त सूचना के आधार पर उसे कोलकाता के धर्मतल्ला इलाके से दोबारा गिरफ्तार कर लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े मिशन को अंजाम देने का दावा करने वाला यह सातिर दिमाग अपनी एक बहुत ही साधारण और अजीब आदत की वजह से पकड़ा गया। वह कोलकाता के बंगाली बहुल इलाके में छिपा हुआ था, लेकिन अपनी पहचान छिपाने के बावजूद वह रोज सुबह स्थानीय दुकान से हिंदी अखबार खरीदा करता था। पुलिस कई दिनों से उस इलाके पर नजर रख रही थी और जैसे उन्होंने एक संदिग्ध व्यक्ति को लगातार हिंदी अखबार खरीदते देखा, उन्होंने जाल बिछाकर उसे दबोच लिया। राणा को वापस त्याड़ जेल की उसी कोठरी में डाल दिया गया और उस पर सख्त पैरा लगा दिया गया। इसके बाद अदालत में लगभग 10 साल तक लंबा और कड़ा ट्रायल चला। इस दौरान राणा के वकीलों ने उसकी छवि को सुधारने और उसे बेगुनाह साबित करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन 14 अगस्त 2014 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने शेर सिंह राणा को फूलन देवी की हत्या का मुख्य साजिशकर्ता और दोषी पाया। कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने और किसी की जान लेने का हक नहीं है, चाहे उसका अतीत कैसा भी रहा हो। अदालत ने राणा को उम्र कैद और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। हालांकि पर्याप्त सबूत न होने के कारण कोर्ट ने इस मामले में शामिल राणा के भाई और अन्य 10 आरोपियों को बरी कर दिया। सजा मिलने के बाद सबको लगा कि अब इंसाफ हो गया है और शेर सिंह राणा अपनी बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही काटेगा। लेकिन यहीं पर आता है हमारी भारतीय न्याय प्रणाली का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला लूप होल। सजा मिलने के महज 2 साल बाद यानी साल 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट ने शेर सिंह राणा की उम्र कैद की सजा पर रोक लगाते हुए उसे नियमित जमानत दे दी। जेल से बाहर आते ही शेर सिंह राणा ने एक बेहद भव्य समारोह में शादी की, जिसमें कई बड़े राजनेता और रसूखदार लोग शामिल हुए। इसके तुरंत बाद उसने राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी नाम से अपनी खुद की एक राजनीतिक पार्टी का गठन कर लिया। आज शेर सिंह राणा जेल में नहीं है, वह खुलेआम घूमता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले में चलता है, राजनीतिक रैलियां करता है, मंचों से समाज को सुधारने और राष्ट्रवाद के भाषण देता है और चुनाव अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाता है। यह पूरी केस स्टडी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे हमारे देश के ढीले कानून, जेलों में फैले भ्रष्टाचार और समाज में गहराई से पैठी जातिगत और धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करके एक सजायाफ्ता मुजरिम भी खुद को मसीहा और राजनेता के रूप में स्थापित कर सकता है। एक सिटिंग सांसद की सरेआम हत्या और देश की सबसे सुरक्षित जेल को तोड़ने जैसे संगीन जुर्म के बाद भी आज वह हमारे ही सिस्टम की कमियों की वजह से
समाज के बीच छाती ठोक कर घूम रहा है। तो दोस्तों, ये थी शेर सिंह राणा के जीवन, उसके अपराधों, तिहाड़ जेल ब्रेक और अफगानिस्तान के दावों की पूरी और बेबाक हकीकत। हमने आपके सामने कोर्ट के फैसले, पुलिस की जांच और वैज्ञानिक संशयों के सारे तथ्य रख दिए हैं। अब फैसला मैं पूरी तरह से आप पर छोड़ता हूँ। आपके नजरिए से शेर सिंह राणा कौन है? क्या वह बेमई कांड का बदला लेने वाला और इतिहास की गरिमा को वापस लाने वाला कोई सच्चा मसीहा है, या फिर वह देश के कानून, न्याय व्यवस्था और लोगों की भावनाओं का फायदा उठाने वाला एक बेहद शातिर और खतरनाक अपराधी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बिना डरे जरूर लिखिए। अगर आपको यह खोजी और तथ्यात्मक वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और खौफनाक फाइल के खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।